अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हम उनको इस चैप्टर में उनको हम स्टडी करेंगे। जो वैसे तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं, देखें, कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स, और उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड्स। ये हैं चार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे तो इनके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं चारों को बड़ी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन चारों को हम बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले हम जो है ना, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो हम पहले पढ़ते हैं। ये मतलब पहले 2-3 लेक्चर इस चैप्टर के पहले 2-3 लेक्चर जो है हमारे वो बेसिक्स होने वाले हैं। मतलब हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं हम फिर इनको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं। इनमें पहले आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये क्या चीज़ होती है? बायोकेमिस्ट्री ये ब्रांच है बायोलॉजी की। ये हम पहले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये पहले चैप्टर में वो जो था ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले चैप्टर में ये था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह लें या बायोकेमिस्ट्री कह लें, एक ही बात होती है। ये कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनकी हम डेफिनेशन अब देखते हैं। ये देखें, इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organisms। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम उनकी भाई केमिकल कंपोनेंट्स, हम ये इसमें बायोकेमिस्ट्री में केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री में। और ये बायो जो चैप्टर का नाम है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, वो यही इसी बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाता है, क्योंकि हम केमिकल नेचर उनका हम पढ़ रहे हैं ना। केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, हम वो चीज़ इसमें स्टडी करते हैं ना बायोकेमिस्ट्री में। तो केमिकल कंपोनेंट है ना ये, आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोनेंट्स हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे मिलके बना हुआ है। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इन्हीं से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा, इसकी आप एग्ज़ाम्पल भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल भी लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमें देनी होती है ना, पेपर में जब आ जाता है क्वेश्चन, अगर पूछ लें आपसे डिफ़ाइन बायोकेमिस्ट्री या डिफ़ाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम्पल तो देनी ही होती है ना। एक नंबर एग्ज़ाम्पल का होता है, एक डेफिनेशन का होता है, फिर ही 2 नंबर मिलते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में वही है, ये देखें, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।
मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मुताला, वो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाता है ना, बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाता है। जो इस चैप्टर का टॉपिक है, जो नाम है इस चैप्टर का, वो यही बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है और ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, आगे हम शुरू करेंगे। ये देखें, अब हम क्योंकि मॉलिक्यूल्स, इसमें हम सारा इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, ये वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था और यहाँ पे भी एक दफ़ा फिर आपकी रिवाइज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स जो है ना, दो तरह से हम इसकी टाइप्स हैं। एक होता है बाय वेट, मतलब वेट के एतबार से, वज़न के एतबार से मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बाय नेचर, नेचर के एतबार से भी हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं। वेट के एतबार से मॉलिक्यूल्स को डिवाइड अगर हम करें तो उसमें आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेचर के एतबार से अगर हम करें तो इसमें आ जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आ जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, ये तो आपको भी पता है, नाम से ही पता लग रहा है भाई। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम होता है, जिनका कम वज़न होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये आपको इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। हम असल में ये देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या डिफरेंस है। ये देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हम देखेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें क्या है। ये देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं उन मॉलिक्यूल्स को जिनमें C और H मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना डायरेक्टली लिंक हो। ये शर्त है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने की। ये शर्त है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली लिंक है ना, डायरेक्टली लिंक हैं, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर यही कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं हैं, किसी मॉलिक्यूल में डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो फिर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। ये देखें, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं जैसे मीथेन, ईथेन। ये देखें, मीथेन आ जाता है, ईथेन आ जाता है। अच्छा, अल्कोहल्स आ जाते हैं, अल्कोहल्स हैं। उसके बाद ये प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। अब मैं इनका स्ट्रक्चर, ये देखें, मीथेन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। इसमें देखें ना आप, कार्बन और हाइड्रोजन ये आपस में डायरेक्टली लिंक हैं। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रखा हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये शर्त है उसके लिए भाई कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होने चाहिए। इसी तरह अगर ईथेन का हम स्ट्रक्चर देखें, अल्कोहल्स का या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का देखें ना, तो उनमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना डायरेक्टली लिंक हैं। मैं इनका स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आगे जाके हमने इन्हीं का तो स्ट्रक्चर पढ़ना है। आप वहाँ खुद ही नोट कर लेंगे कि वहाँ ये जो शर्त है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने की, ये देख लेना आप, पूरी होती है, बिल्कुल होती है। ये जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन न्यूक्लिक एसिड्स भी आ जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर हम इसी चैप्टर में, यही मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला है, इसी में हम जो है ना इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो आप देख लेना। अच्छा, आप इनऑर्गेनिक को देखते हैं। इनऑर्गेनिक में ये क्योंकि शर्त ये पूरी नहीं होती है, इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे नाइट्रोजन गैस,
इस तरह के मॉलिक्यूल्स, मतलब एक और आ जाता है जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी इसी में आ जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन ये तो दोनों मौजूद हैं इसमें, तो ये मैंने इसकी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स में मैंने क्यों लिख दिया, तो मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। ये देखें, इसको मैं अब खोल के दिखाता हूँ ये असल में किस तरह दिख रहा है। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है ना, मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखें, कार्बन, तीन बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड आखिरी। ये देखें, असल ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर है असल। और इसमें देखें, कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लिंक है। कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं है। यही तो शर्त है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होते हैं, और ये इसमें देखें आप डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसलिए मैंने इसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में लिखा है। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे, बुक में एक बनाया हुआ है इन्होंने टेबल, यही हम बैक्टीरियल केमिकल कंपोजिशन हम देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल की, ये हम केमिकल कंपोजिशन देखने लगे हैं। यहाँ हम लिखेंगे केमिकल कंपोनेंट्स। ये आपकी बुक में टेबल बनाया हुआ है और ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं हम, मतलब देखेंगे बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल हमारा ही सेल समझ लें आप, मतलब मैमेलियन हम उनको कहते हैं जो दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को, वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, वो मैमेलियंस होते हैं। जैसे कि लाइन्स, काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, उसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमंस, ये सारे मैमेलियन की मिसाल है। यही हम मैमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल, इन दोनों में देखेंगे कि भाई कैसे जो प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें इनमें कैसे कैसे हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम परसेंटेज देखेंगे भाई, इसमें कितने परसेंट प्रोटीन्स, जैसे इसमें कितने परसेंट पाया जाता है और इसमें कितने परसेंट पाया जाता है। उसके बाद वाटर है, मैंने वीडियो स्किप कर दिया है, वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता। ये मैंने सारे लिख लिए हैं। अच्छा, इनमें आप वाटर पे गौर करें ना, तो वाटर जो है ना सबसे ज़्यादा, ये देखें, वाटर जो है ना सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सेल्स में मौजूद होता है। 70% वाटर होता है खाली। बैक्टीरियल सेल में भी, मैमेलियन सेल में भी 70% वाटर जो है ना इसमें मौजूद होता है, सबसे ज़्यादा वाटर। और बाकी आप देखें तो ये मैंने सारा, क्योंकि बुक में ये टेबल दिया हुआ है ना, बना हुआ है, बुक में है पढ़ा, तो आप वहीं से देख लेंगे, तो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। इसके बाद हमने आगे पढ़ना है, एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये एक वर्ड है, ये किसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म असल में हमारे जो सेल्स होते हैं ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं, वो चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो जौन सा भी सेल है, पैरामीशियम है, अमीबा है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सारे सेल्स से क्योंकि मिलके बने हुए हैं, तो उन सेल्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं और नए सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना नए सब्सटेंसेस, जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं वो टूट के छोटे सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं। इस तरह मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स में। इसी को लफ्ज़ को कलेक्टिवली टर्म एक दी हुई है, एक नाम दिया हुआ है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखें, अब आप डेफिनेशन आप देखें ना इसकी, आपको समझ आ जाएगी। ऑल द केमिकल reactions taking place within a cell, taking place
विद इन अ सेल, मतलब तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक सेल में हो रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं हम आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी रिएक्शंस एक सेल में हो रहे होते हैं, वो ये रिएक्शन यूँ भी हो सकता है भाई, छोटी चीज़ें जो है ना मिल के बड़ी चीज़ बन रही हो, वो यूँ भी हो सकता है बड़ी चीज़ टूट के छोटी चीज़ बन रही हो। मतलब तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो एक सेल में मौजूद होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। इसको भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर है, जैसे देखें रेस्पायरेशन, ये भी सेल्स में हो रहा होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी सेल्स में मौजूद होता है। ये जो रेस्पायरेशन है ना, ये हो रहा होता है भाई, जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो टूट के छोटे बन रहे होते हैं। मतलब ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये टूटता है, इसकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी निकलती है इसमें से, एनर्जी। मतलब ये टूटने वाला प्रोसेस हो रहा होता है। और जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों से मिलके जो है ना वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा होता है, C6H12O6। ये इन दोनों को, ये दोनों मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की हैं कैटेगरी। दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म। एक वो जो जिसमें चीज़ें बन रही होती हैं, देखिए मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप देखें दोज रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, इन विच सिंपलर, रुकें ये नहीं, इसका है एनर्जी इज रिलीज्ड by the breakdown of complex molecules into simpler ones। मतलब है, ये देखें, कैटाबॉलिज्म कहते हैं हम उन रिएक्शंस को जो सेल में हो रहे होते हैं, टूटने वाले रिएक्शंस को। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, देखें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और सिंपलर वंस बनाते हैं। उससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। ये देखें, एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, इनको जो टूटने वाले जो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, और वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और वो रिएक्शंस जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस मतलब इन विच सिंपलर substances are combine होते हैं to form complex substances। उसको, उन रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब वो रिएक्शंस जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस जो है ना वो कंबाइन होते हैं आपस में, सिंपलर सब्सटेंसेस, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना देते हैं, उनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल है, मतलब एनर्जी ब्रेकडाउन वाला है ना, ये बड़े मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसकी मिसाल है रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन
क्योंकि उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ये ब्रेक डाउन होता है ना, और फिर इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये इसकी एग्जांपल है, इससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। और इसकी है एनाबॉलिज्म, इसकी एग्जांपल में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें जो है ना छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं ना, जैसे मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और उससे फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6। ये इसकी इन दोनों की एग्जांपल है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अल्लाह हाफिज़।